जैसा कि आप लोगों को ये पता है, मैं बहुत बेसिक सा टॉपिक बताऊंगी कि हमारे पास सेल होती है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक पार्ट होता है जो सेल का होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास उसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफर करता है, जैसे कि किसी के अंदर वो डीएनए भी हो सकता है या फिर किसी के अंदर वो आरएनए भी हो सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है। देखो, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। न्यूक्लिक जो वर्ड है वो आया आपका न्यूक्लियस के लिए, कि हाँ हम एक न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर पाया हुआ स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा राइबो, राइबो इज ए शुगर कंपाउंड, दैट इज राइबोज शुगर, जिसका नंबर जो होता है, कार्बन नंबर जो होता है वो होता है 5, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं C5 स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चरली कैसे बनता है, ठीक है। हमारे पास कार्बन नंबर यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए एक मैं छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, जब हम डीएनए और आरएनए की बात कर रहे थे तो इसके फॉर्मूले के ऊपर भी डिस्कशन कर ही लेते हैं अगर साथ में। डीएनए का जो फॉर्मूला तब बताएंगे, पहले आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5, जबकि डीएनए के पास C5H10O4 होता है। क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? ऑक्सीजन इसके पास एक कम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन और डी फॉर एब्सेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक ऐसी राइबोज की चेन, एक ऐसा राइबोज का कंपाउंड जिसके पास ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे तो इसकी शुगर चेन देखिए सेम, इसके पास भी राइबोज शुगर है, 1 2 3 4th कार्बन है 5th कार्बन। तो देखो इसकी फिलिंग कैसे करता है, OH H OH H OH H और H और CH2OH। तो हमारे पास जो डीऑक्सीराइबो शुगर आएगी उसमें सेकंड वाले कार्बन में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, देखिए सेम है, इसके पास डिफरेंस देखो ये H है, जबकि इसका मैं O यहां से रिमूव कर दूंगी तो यहाँ पे आ गया H, तो मेरा जो कार्बन नंबर सेकंड था उसका ये डिफरेंस हम लोगों को नजर आ गया, बाकी का सारा सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं जो एक शुगर कंपाउंड का बना होता है। अब लास्ट वर्ड एसिड वर्ड आया है। एसिड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको पसंद कौन आता है, एक बेसिक नेचर का पार्ट जिसका नाम होता है प्रोटीन। तो डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ अपना कंपोजिशन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। देखो पहले सबसे छोटा सा आपके नीट में आने वाला एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो हम बोलते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जो किसने दिया था, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, देखो आप लोगों को बहुत बार पता है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आए हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होता है बेटा, उस क्रोमोसोम के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए को अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। ये इस तरीके से डीएनए आ रहा है, लेकिन ये है क्या, क्वेश्चन मेरा से किए था आपके लिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि डीएनए को बनाने के लिए हम लोगों को दो नए नए स्ट्रक्चर को सीखने की जरूरत है, एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा का नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो आइए हम दोनों स्ट्रक्चर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। देखिए
सबसे पहले आपको कुछ कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना है। देखो कंपोनेंट नंबर 1 वो है आपके पास पेंटोस शुगर। अभी मैंने आप लोगों को रिसेंट में बताया भी था इससे पहले कि पेंटोस शुगर डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस आता है, वो भी सेकंड नंबर में कार्बन पे ऑक्सीजन का लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास उसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। एंड द कंपोनेंट नंबर 3 इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाना चाहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या लेना है, फॉस्फेट पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन का बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और लास्ट सेकंड टॉपिक आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब वो बनता कैसे है इसके बाद बताते हैं कि करके। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारा, तीनों को ऐड कर दीजिए। देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो आप नाइट्रोजन बेस को लो प्लस पेंटोस शुगर लो प्लस फॉस्फेट ग्रुप लो। ठीक है, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो आप कर लो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का ग्रुप। आई बात समझ में? देखो अब इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, हमारे पास अभी न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले हम न्यूक्लियोसाइड को सीख ले। क्या आपको मैंने पेंटोस शुगर बनाना सिखा दिया? देखो आपके पास ये रहा पेंटोस शुगर, क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए के पास पेंटोस शुगर देखना पड़ेगा। कितने कार्बन लगाए थे, 5, OH H H H, सेकंड कार्बन पे थर्ड पे नीचे OH, फोर्थ को H एंड दिस इज CH2OH। ठीक है, अब आपके पास क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो देखो भाई एक चीज समझ जाओ, हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और पायरिमिडीन्स हमारे पास तीन होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बस बेटा एक डिफरेंस ये है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो ये डीएनए में मिलेगा, ग्वानिन भी मिलेगा, थाइमिन भी मिलेगा और साइटोसिन भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं यूरेसिल की बात करती हूँ तो यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है इन रिप्लेसमेंट ऑफ थायमिन। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है आप लोगों के लिए, पेंटोस शुगर बनाई है। ठीक है, अब हम बनाएंगे नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस बना लो भाई। देखो भाई एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने भी प्यूरिन्स होते हैं ये डबल रिंग होते हैं, जिनके पास 9 कार्बन होते हैं। लेकिन आपके पास ये जितने भी हैं तीनों के तीनों, ये कितनी रिंग की होती हैं, सिंगल रिंग होती है। जिनके पास कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो आओ यहाँ पे देखिए, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं, जैसे मैं एडेनिन को ले लेती हूँ। देखो एक तो स्ट्रक्चर आपने ये बना लिया, अब दूसरा हम ले लेते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। प्यूरिन्स देखिए कैसे हो रहे हैं, देखो इसकी कार्बन नंबरिंग में गिराना शुरू करती हूँ आपको। देखो क्या आपको डबल रिंग दिख रही है,
देती हूँ आप लोगों के लिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 9। तो जोड़ दो जल्दी से फटाफट से। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया और एक नाइट्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या है? प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, चाहे फिर वो एडिनिन हो चाहे वो गुआनिन। ठीक है, बस जब ये बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो ये कौन सा है? बॉन्डिंग का कार्बन। मतलब अब जब मैं किसी के साथ इसको जोड़ूंगी तो 9th वाला कार्बन इसमें आपको मदद करेगा। ठीक है, अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ लास्ट बेटा, फिर न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं तुम्हारे लिए। ये है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है H3PO4। तो बनाओ, P सेंटर में रखना है, एक के साथ OH दे दो, सबको सबको बांट दो। आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 और 3। OH O कितने हैं? 4। 1 2 3 और 1 ये 4। बचे कितने ऑक्सीजन? 1 बचा, तो उसको डबल बॉन्डिंग के साथ यहाँ पे बना दो। तो ये बन गया आपके पास H3PO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, आओ एक और चीज बताते हैं। जब हम प्यूरिन पढ़ ही रहे हैं तो पिरामिडिन भी करा दें तुमको, कोई दुश्मनी थोड़ी है इसके साथ। ये देखिए पैरामिडिन्स, पैरामिडिन्स कितनी रिंग है? सिंगल रिंग। कितने कार्बन? 6। तो चलो 6 कार्बन की चेन बनाओ फटाफट से। देखो नंबर कितने हैं, फिर से इसको उल्टा ही लिखना बेटा, जैसे इसके साथ किया हमने 1 2 3 4 5 और 6th कार्बन। अब फिर से लाइन सुनो, इसके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3। तो जल्दी से हटा दो, ये देखो लगा दो। एक नाइट्रोजन थर्ड पे रहेगा और एक नाइट्रोजन फर्स्ट पे रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी बात है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, करने में आप ही को दिक्कत होगी। अब देखो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लो, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला, फटाफट से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। आइए, क्या क्या था मेरे पास? सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी फॉस्फेट ग्रुप को, फिर मैं यहाँ पे लूंगी आपके लिए पेंटोस शुगर को, और फिर मैं आपको लूंगी यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस। कोई भी ले लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे फ्यूरिन या पैरामिडिन ही रखना है। ठीक है, तो आओ बेटा पहले तो शुगर बना लो जल्दी से। ठीक है, सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहे। अब मैं देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज ये करूंगी कि CH2OH को थोड़ा इस साइड से लिखूंगी। ठीक है, CH2OH, क्योंकि मुझे बॉन्डिंग करानी है इसीलिए कर रही हूं मैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे भी लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आइए एक नाइट्रोजन बेस बना के जल्दी से मैं आप लोगों के लिए ये वाला बना देती हूँ, 6 कार्बन वाला। ठीक है, इधर लगा दो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या बचा है बेटा? शुगर, वो फॉस्फेट ग्रुप, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड दिस इज O एंड H। ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इनमें बॉन्डिंग कराओ, देखो कहाँ कहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ध्यान देना सारे। आपको करना क्या है, इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दो बैलेंसिंग करने के लिए और इनको जोड़ दो। वाटर निकालो सब में से बेटा, बना दिया, और एक बॉन्डिंग यहां से कर दो। ठीक है, पानी निकाल देते हैं। अब बना दो उसका स्ट्रक्चर जैसे अभी तक बनाया था हम लोगों ने। देखिए अब देखो जो चेंज आएगा सिर्फ उसको ध्यान देना बस। ठीक है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐसा किया है। बाकी मैं लिख देती हूँ, जिससे मैंने किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की है स्ट्रक्चर में, उसको मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। अच्छा, पानी तो मैं ऐसे निकाल ही चुके हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ रहने दो, एक नाइट्रोजन को यहाँ रहने दो। ठीक है,
बाकी यहाँ लिखो CH2 डन। ठीक, अब देखो क्या किया है, जो स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग ये बनेगी, एक O बचा था मेरा ये वाला, और मैं इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ दूंगी। सेम इसकी बॉन्डिंग किसके साथ जुड़ गई, इसके साथ। आगे बात समझ में। अब देखो ये कैसे बना होगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर आया है वो क्या आया है कि मैंने फॉस्फेट ग्रुप को शुगर के साथ ऐड किया है, तो मेरे पास जो बॉन्डिंग हुई है इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जो मैंने ये वाली बॉन्डिंग की है इसको हम नाम देते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये है आपके पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो ये जो कंबाइंडली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके लिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक और चेंज दिखाते हैं, चलो आओ। अब मैं क्या करती हूँ, इस O डबल बॉन्ड O को इसके साथ यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। देखो जल्दी से, ये रहा डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया एक OH। बॉन्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से भी एक वाटर निकाल दो फटाफट से, ये रहा निकल गया। अब आपके पास क्या होगा, इसके बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का नाम क्या होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डन। अब आपके पास कितने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बने हैं, दो, तो इसलिए हम इसको कंबाइंड क्या नाम देंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो मेरे पास दो बॉन्ड थे इसलिए मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, डाई एस्टर। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा, चेन बन गई। देख लो इसको, बहुत बेसिक सा देखना, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी। P नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस ये रहा, शुगर ये रही, बॉन्डिंग ये रही कार्बन नंबर 3 के साथ, फिर यहाँ पे फॉस्फेट लगा था बेटा ये रहा, फिर शुगर लगा दो और एक नाइट्रोजन बेस आपका ये रहा। तो कोई भी हो सकता है। तो देखो आपको चेन दिख रही है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है तो डाइस्टर बन गया, और ये है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, इसके जस्ट पैरेलल क्या लगेगा, एक और कोई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, कौन है, मानकर चलो अगर मैंने ये ग्वानिन लगाया है तो उसके कंपैरेटिवली सामने कौन लगेगा, साइटोसिन सी। देखो चार्गेफ एक साइंटिस्ट था जिसने एक रूल सेट किया था, चार्गेफ रूल। उसने ये कहा था एडेनिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा और थायमिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। मतलब एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और थायमिन और साइटोसिन के बीच में क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगेंगे। इसके पास कितने हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब ये दोनों कौन थे, प्यूरिन, और ये दोनों कौन थे, पायरिमिडीन। ठीक है, तो इसने चार में सेट करके दे दिया था कि प्यूरिन आर ऑलवेज इक्वल्स टू द पायरिमिडीन्स। ठीक है, तो इसको हम एक चीज तरीके से हम लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर 1। तो इन्होंने क्या दिया था कि जब भी हम इनको एक साथ रखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो चार्गर रूल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें फॉलो करता है बेटा, सिर्फ डीएनए पे फॉलो करता है। ओनली फॉलो ऑन डीएनए, नॉट ऑन आरएनए। आरएनए में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि आरएनए में यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा थायमिन की जगह पे, जो कि चार्गर ने यूरेसिल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करके बताया था। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा, जब हम इसको बना रहे थे, मैं थोड़ा सा ऐसे साफ कर देती हूँ आपके लिए। देखो जब हम यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ से भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्डिंग कर देते हैं, मतलब मैं पायरिडीन को जोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं डबल बॉन्डिंग कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे एक प्यूरिन जोड़ रही हूँ। तो सेम इसकी कनेक्शन किससे होती है, शुगर के साथ। तो देख लो शुगर जोड़ दो यहाँ से, क्या लग गया, फॉस्फेट। क्या लग गया, फॉस्फेट, और इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब ये क्या हुआ इसके बारे में बताती हूँ अभी आपको, एक सेकंड। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को फिर से आपको बताने वाली हूँ। देखो बेटा, ये आपके पास शुगर कंपाउंड है, ये मैंने एडेनिन लगा दिया, एडेनिन के बाद यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ,
एक फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे ऐड होगा, ये फॉस्फेट फिर से शुगर के साथ ऐड होगा, यहाँ पे कोई भी ग्वानिन लगा दिया, कुछ भी लगा दो, ऐसा आपके ऊपर है। फिर से लगाओ फॉस्फेट थर्ड कार्बन के साथ शुगर कंपाउंड, फिर यहाँ पे थायमिन लगा दो, फिर यहाँ पे फॉस्फेट ले लो, फिर यहाँ पे शुगर लगा दो और यहाँ पे लगा दो साइटोसिन। मैंने चारों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग ले लिए। बॉन्डिंग कराओ, मैंने अभी भी बताया था एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा और ये भी आपका ट्रिपल बॉन्ड करेगा। किसके साथ जोड़ेगा? साइटोसिन, ये लगेगा एडेनिन, ये लगेगा साइटोसिन, सॉरी ये लगेगा ग्वानिन और एडेनिन लगेगा हमेशा थायमिन के साथ। डन। आओ अब शुगर के कंपाउंड में गड़बड़ क्या होगी कि मैं इसको सीधी तो चेन बना नहीं सकती, इस चक्कर में क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉन्डिंग उल्टी करनी पड़ेगी और उल्टी करने के लिए मुझे शुगर के मॉलिक्यूल को उल्टा करना पड़ेगा। तो आपके पास फॉस्फेट यहाँ होगा और एक फॉस्फेट आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हमने कर दी। चलो फिर से बनाओ, फॉस्फेट ये रहा बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, फिर से एक फॉस्फेट लेकर आओ, यहाँ पे शुगर कंपाउंड लाओ, फिर फॉस्फेट आ गया, फिर शुगर बनाओ, फिर फॉस्फेट आया और ये इसके साथ इसने बॉन्डिंग कर दी और यहाँ पे लग गया आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप एक चीज को देखो बेटा, इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये चेन ऐसे शुरू हो रही है, मैं उसको ऊपर से नीचे ले जा रही हूँ, ठीक है, एक साइड ये रहा, और अगर मैं इसमें देखूं तो ये कहां जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके क्या होते हैं, डीएनए में पोलैरिटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? पोलैरिटी। जो पोलैरिटी क्या दिखाती है, 3 एंड टू 5 एंड जाएंगे या फिर 5 एंड टू 3 एंड की तरफ जाएंगे। तो बना दो, ये अगर आपका 3 एंड है तो लास्ट एंड आपका 5 एंड होगा डीएनए में। तो इसके ऑपोजिट क्या है, ये 3 एंड है तो ये इसका 5 एंड होगा। तो डीएनए में पोलैरिटीज आ जाती है 3 टू 5 या 5 टू 3 टू 5 पी, तो उल्टा चलता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 के जस्ट ऑपोजिट 3 है तो 3 5 प्राइम टू 5 प्राइम चला जाएगा। तो अब आप देखो, अब आ जाता है डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इस हेलिकल स्ट्रक्चर में आप एक चीज ऑब्जर्व करें, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये कैसा दिख रहा है, डबल चेन का है। कैसा है ये, डबल रिंग या डबल स्ट्रैंड बोल सकते हैं। एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड इसका ये है। आप देख रहे हैं बेटा, यहां से मैंने इसको टर्न देना शुरू किया है, तो इसका दूसरा टर्न कहां से शुरू होगा, यहीं से। तो ये क्या है, इसका एक टर्न है। देखो अगर ये इधर से ही मुड़ा है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका यहीं से मुड़ा है, तो ये इसका क्या है, एक टर्न है। तो आपको मैंने कितने टर्न बनाए हैं, इसके 2 टर्न बनाए हैं। तो आपके पास डीएनए में कई सारे टर्न होते हैं, ठीक है। एक टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 और 10। अब ये क्या है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कहां लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा, ठीक है। तो बना दो, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा, और उसके बीच में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर जो कहलाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयर। फिर से सुनो, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है और ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, बेस पेयर। तो बेटा गिन पा रहे कितने बेस पेयर है आपके पास, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बेस पेयर है मेरे पास, टोटल 10 बेस पेयर है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये है आपका बेस पेयर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो आपके पास एक चीज और ध्यान देना, जब भी हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी लेंथ के ऊपर बात करते हैं। एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो होती है, ये रहा बेटा एक हेलिक्स इसका, यहाँ वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कितने बेस पेयर है, 10। एक हेलिक्स की लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। तो मैं पूछ रही हूँ आपके पास के एक बेस पेयर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 34 डिवाइड बाय 10 करो, कितना आया
3.4 नैनोमीटर है और 10 बेस पेयर है तो कितना हुआ 3.4 डिवाइड बाय 10 0.34 नैनोमीटर। भाई 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ है, बेस पेयर कितने है 10 है, तो कितना हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं इसको इसके हिसाब से चलती हूँ तो क्या हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10 बेस पेयर कितना हो गया 0.34 नैनोमीटर। तो मेरे पास जो दो बेस पेयर का डिस्टेंस है वो कितना है 0.34 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो आपके पास डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम का। ठीक, अब फिर से डिफरेंस पे आ जाओ। प्राइम साइड पर तो जल्दी से आपके पास कितने प्राइम है, अगर ये इसका 3 प्राइम है तो इसके बगल वाला क्या होगा इसका 5 प्राइम, तो नीचे वाला गिन के आ जाओ, ये इसका 3 है तो ये वाला इसका 5 प्राइम है, तो ये बचा हुआ इसका क्या है 3 प्राइम। डन। और लास्ट पॉइंट सुनो, आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं, जहां जहां आपको ये बड़े गड्ढे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव, और जहां पे आपको ये छोटे ग्रूव्स दिख रहे हैं इसको हम क्या नाम देते हैं माइनर ग्रूव। आपके पास ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और आज भी इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।